मुझे याद है जब गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, पहले 5 साल जब मुख्यमंत्री थे, तब क्राइम महाराष्ट्र में बढ़ा था। ये मेरा कहना नहीं है, ये देश का जो रिपोर्ट आता है उसमें डेटा कहता है। और तब उनके पहली टर्म में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब से सबसे ज़्यादा क्राइम ये नागपुर में हुआ करता था, और नागपुर को मीडिया में क्राइम कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता था। महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की परिस्थिति अब इतनी रोमांचक हो गई है कि हर एक पार्टी अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन के ऊपर गठबंधन होते जा रहे हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र में आने वाले नतीजे क्या होंगे, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ सांसद सुप्रिया सुले जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। जिस प्रकार की महाराष्ट्र की राजनीति दिखाई दे रही है, कल अपने मोर्चा देखा, शरद पवार जी उस मोर्चा में शामिल हुए थे, उद्धव ठाकरे हुए थे, कांग्रेस के कई नेता हुए थे। जो महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था की जो बात होती है, आज ही पुणे में देखा गया तो किसी को बंदूक से, जो पूर्व पार्षद रह चुके, उनकी हत्या कर दी। महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? ये आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। यहाँ के जो होम मिनिस्टर है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा फेल हो गया महाराष्ट्र में। आप देख रहे हैं कि बलात्कार हो, महिला सुरक्षितता हो, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, हिट एंड रन, कोयता गैंग, खून, ऐसे ही जो चीज़ें जब महाराष्ट्र ने कभी सुनी भी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा मुझे याद है जब गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, पहले 5 साल जब मुख्यमंत्री थे, तब क्राइम महाराष्ट्र में बढ़ा था। ये मेरा कहना नहीं है, ये देश का जो रिपोर्ट आता है उसमें डेटा कहता है। और तब उनके पहली टर्म में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब से सबसे ज़्यादा क्राइम ये नागपुर में हुआ करता था, और नागपुर को मीडिया में क्राइम कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता था। लेकिन इस बार मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात कहते हुए, लेकिन ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जिसको कहते हैं, पूना को, जहाँ इस देश में हर कोने से बच्चा पढ़ने के लिए आता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पूना में पढ़ रहा है मतलब ड्रग्स नहीं है, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे संस्कार होंगे, इसीलिए उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि हमारे पूना में जो इतने अच्छे कॉलेजेस है, इतनी अच्छी शिक्षा वहाँ मिलती है, इतना सुरक्षित पूना था, आज क्राइम कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र पूना बन गया। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। और ड्रग्स के, और ये मैं नहीं कह रही ना, मैं आरोप कर रही हूँ, मैं पूरा डेटा बेस्ड आपको कह रही हूँ कि अगर आप सरकार का डेटा कहें, और महाराष्ट्र और केंद्र में दोनों जगह सरकार उन्हीं की है, बीजेपी और उनके दोस्तों की ही, अलायंस पार्टनर्स की ही उनकी सरकार है। बहुत दुख की बात है कि ये सरकार, ये ट्रिपल इंजन की 50 खोखे का जो सरकार है, हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड द स्टेट। आप कह रहे कि गृह मंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस, आपने मोर्चा निकाला, इसके बाद में आप मोर्चा निकालने वाले हैं, लेकिन इस्तीफे की जब मांग होती है पर इस्तीफा तो आता नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? विपक्ष कमज़ोर है या वो अपने मुद्दों पे ठाम है? ये लाडली कुर्सी योजना जो है, को कुर्सी छूटती नहीं है। और मुझे अभी भी याद है जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष था, वो बहुत अच्छा था, संस्कारी था। ये जो 2.0 आया है ना बीजेपी, प्रॉब्लम इसमें है। मुझे याद है, मैं जब सोचती हूँ कि अटल जी की सरकार हम सब ने देखी है, अडवाणी जी की देखी है, यशवंत सिन्हा जी को हम सब ने पार्लियामेंट में देखा है, राजनाथ सिंह जी को बहुत पास से हम सब ने देखा है, सुषमा जी, कितने, अनंत कुमार जी, अरुण जेटली साहब, हम सबको इतने हमने देखा है, अपोजिशन में देखा है, सत्ता में देखा है। वेंकैया जी जब पार्लियामेंट में थे, बहुत हम उनसे सीखा भी है। ज़रूरी हमारी लड़ाई जो थी वो वैचारिक थी, विचारों की लड़ाई थी, कभी पर्सनल नहीं थी। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार्टी भी चलाई थी, बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी थी बीजेपी, और बहुत अच्छे भाषण भी पार्लियामेंट में करते थे। लेकिन जो व्यवहार आज ये बीजेपी 2.0 में दिख रहा है, यहाँ तो संस्कार या जो कॉम्प्रोमाइज़ ये करे, मुझे कभी कभी आश्चर्य भी लगता है कि ये बीजेपी 2.0 ये कर क्या रही है। क्योंकि हम सब ने जिस तरह अरुण जी और नैतिकता के बारे में, जब सुषमा जी भाषण करती थी तो ऐसा लगता था नहीं सुषमा जी, मैं आज भी
वो बीजेपी की बड़ी नेता है, लेकिन सुषमा जी को गुरु मानती हूँ, मैं उनसे बहुत सीखा है। लेकिन ये 2.0 जो बीजेपी है, मतलब नैतिकता कुछ बची नहीं, क्योंकि उनसे मेरी बीजेपी से अपेक्षा थी, क्योंकि ज़रूर हमारी लड़ाई ज़रूर होती थी, लेकिन वो सिर्फ पॉलिसी पे हुआ करती थी, पर्सनल कभी नहीं थी। क्या आपको लगता है आपने जो बातें कही, ये बातें होने के बाद 2024 में जो विधानसभा होगी उसके बाद वापस भाजपा की सरकार आ सकती है? ये मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र जी, मेरी देवेंद्र जी से बहुत सारी अपेक्षा थी, क्योंकि मैं सोचती थी ज़रूर हमारी लड़ाई ज़रूर है, लेकिन पर्सनल कभी नहीं थी, और विरोधक भी हो तो वो दिलदार होना चाहिए। तो जिस तरह से देवेंद्र जी एक युवा नेता थे, हमें लगता था कि वो बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं है, वो ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री थे हमें लगता था कि नहीं, कुछ करना चाहते राज्य के लिए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं 2 पार्टियां तोड़ के उप मुख्यमंत्री बना, तो मुझे तो आश्चर्य लगा कि देवेंद्र जी आपसे ये उम्मीद न थी, क्योंकि जिन जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप देवेंद्र जी ने लगाए, उनके साथ हर व्यक्ति के जिस पे आरोप किया आज उनका दोस्त बना है और उनके साथ सरकार में है। तो फिर वो भ्रष्टाचारी आरोप का हुआ क्या? फिर वॉशिंग मशीन की जो बात हो रही है वो तो हो गई ना। और आप जो देवेंद्र फडणवीस की बात कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि जो बाकी के 2 उनके दोस्त उनमें शामिल हुए हैं, वही वो हावी हो गए हैं देवेंद्र फडणवीस के ऊपर? एकनाथ शिंदे हो या अजीत दादा हो, अजीत दादा अपनी खुद की यात्रा निकाल रहे हैं। चर्चा ऐसी भी है कि एकनाथ शिंदे जी का दिल्ली कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से कहीं देवेंद्र जी अकेले पड़ गए, आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे कैसे पता होगा उनके अलायंस की चीज़ें, लेकिन अगर देवेंद्र जी अकेले पड़ गए होंगे तो ये बहुत दुख की बात है कि जिसके 105 MLAs है वो अकेला पड़ा है और 40 वाले राज्य चला रहे हैं। तो पता नहीं कि बीजेपी के 105 इतना कॉम्प्रोमाइजिंग बीजेपी क्यों बिहेव कर रही है। फिर उनका काडर बेचारा, मुझे दुख बीजेपी के काडर का होता है, जिन्होंने मेहनत की, लड़ाई की, लाठियाँ शायद खाई होगी, छोटे मोटे काम किए जब विपक्ष में थे, और जिस तरह से जब सत्ता आई तब बाहर वाले ही बैठ गए। चांदी की थाली में गरम खाना तो बाहर वाला खा रहा है, और बीजेपी का सूखी रोटी पे ही बैठा हुआ है, उसको तो कभी चांस ही नहीं मिला। दुख मुझे बीजेपी के पार्टी वर्कर का होता है। तो यही बात है ना कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार आने के बाद भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो अब धीरे धीरे आपकी पार्टी की तरफ भी आ रहे हैं ना। कई नेतागण हैं जो आपकी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, तो ये इनकमिंग क्या बताते हैं, आने वाले दिनों में एमवीए की सरकार होगी या एनडीए की सरकार? ये बिल्कुल हमारी तो कोशिश रहेगी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आए और अच्छा काम करे। हमें भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करना है, जहाँ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को हद पार करना है। महिलाओं की सुरक्षितता में बहुत अच्छा काम जब हमारी सरकार थी तब हम कर भी चुके हैं, और इस बार आने के बाद और महिलाओं के लिए करेंगे। सुरक्षितता, शिक्षा, आरोग्य, सब में हमारा फोकस होगा। सिर्फ इनकी तरह कुछ यात्राएं निकाल के काम नहीं होगा। वो जो पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, महंगाई के कारण आज उसका पूरा जो बजट है वो पूरा कोलैप्स हो गया है। ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। चुनाव आप कैसे लड़ेंगे, कौन सा फेस आप आगे लाओगे, सीएम पद का चेहरा कौन होगा, कितने किसके कैंडिडेट होंगे, एमवीए का चेहरा कौन होगा इस पूरे मामले में? यानी अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कई मुद्दे हैं, कई चेहरे हैं, वो आगे लेके जाना चाहिए। जिस प्रकार से अभी फिलहाल आपके तीनों पार्टियों में अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, ये भी हमें मालूम है, मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में एमवीए का चेहरा कौन रहेगा, और आने वाले दिनों के बाद अगर एमवीए सरकार में आती है तो एमवीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? एक तो मुद्दे तो है ही ना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षितता, ये तो है ही। इतना भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार है, एक चीज़ नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त। तो पहले हमको वो साफ करना पड़ेगा, ये पहली बात। मुद्दों को के लिए नहीं है, ये मुद्दों की तो लड़ाई है ही, लेकिन उसके साथ सिद्धांत की लड़ाई है। जिस गलत तरीके से पार्टियां तोड़ी जाती है, घर तोड़े जाते हैं, और उनके नेता कहते हैं हम 2 पार्टियां तोड़ के हम लोग आ गए, तो ये तो महाराष्ट्र की संस्कृति ही नहीं है। तो वो सब पहले हम सबको ठीक करना पड़ेगा। और हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा वो तो वक्त ही बताएगा। एकजुट ये ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती है।
मुख्यमंत्री का चेहरा वो तो कभी भी तय हो सकता है, उसमें क्या है, ठीक हो जाएगा। जैसे एनडीए में देखा मुख्यमंत्री पद को लेकर ही झगड़ा हुआ ना आखिरकार, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी पहले ही बात होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमारे लिए सेवा मायने रखती है, पद नहीं मायने रखता। तो अगर सेवा इस देश की करनी है तो क्या पद पे आप काम करते क्या मायने रखता है। और ये सत्ता क्या है, सत्ता ये एक टूल है लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो सीएम ऐसा है, मेरे मन में एक बात हमेशा आती है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ऐसा बने जो दिल्ली के सामने न झुका है न झुकेगा। क्या उद्धव ठाकरे वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल सकते, कोई भी बन सकता है, कांग्रेस का बन सकता है, उद्धव जी का बन सकता है, कोई भी बन सकता है। आपके पार्टी का? नहीं, हमारे पार्टी में पवार साहब ने खुद कहा है कि हमारी पार्टी उस रेस में है ही नहीं। फिर भी अगर मौका मिलेगा तो? फिर भी अभी बारिश आएगी, छत गिरेगी तो क्या होगा, इट्स टू वेग। और हमारी पार्टी मेहनत करती है, हम सब के साथ रहना चाहते, वी आर अ वेरी गुड टीम प्लेयर। आप टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस है, वो ठाकरे को जो ज़्यादा जगह है वो देने के लिए तैयार नहीं है। मुंबई में भी काफ़ी सारी जगह पर कांग्रेस ने क्लेम किया है। आने वाले दिनों में ये भी बात चल रही है, अंतर्गत बात है कि आने वाली लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, उद्धव जी ने 22 सीटें लड़ी थी, उसमें से उनकी 9 आ गई, हमारी 17 में से 13 आ गई, यानी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहा, तो हम इनको ज़्यादा सीट क्यों दें, ये भी चर्चा है। मैंने तो नहीं सुनी, मैं हर मीटिंग में रहती हूँ, आप जो चर्चा कह रहे हो वो मैंने तो नहीं सुनी है। तो ऐसे अनबन है या नहीं है? बिल्कुल ही अनबन का है ही नहीं, सवाल ही नहीं आता अनबन का, क्योंकि इस राज्य की सेवा और जो महाराष्ट्र का आज नुकसान हो रहा है वो ठीक करने की ज़रूरत है। आपको ऐसे नहीं लगता कि कांग्रेस एकदम कॉन्फिडेंस उनका बढ़ गया है, दोगुना कॉन्फिडेंस हो गया है, कभी कभी और कॉन्फिडेंस भी लगते हैं? नहीं, ऐसे नहीं लगता। कांग्रेस एक बहुत मेहनत करने वाली पार्टी है, बहुत अच्छे सहकारी, उनकी काडर भी बहुत मेहनत करने वाला है। तो मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखता, लेकिन अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना कोई गलत बात नहीं है। अब दिल्ली की तरफ थोड़ी बात करते हैं। आरएसएस ने बयान दिया है जनगणना के बारे में कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक कोई फ़ायदा ना उठाए, ऐसी बात आज आरएसएस की तरफ से कही गई है। तो इसके ऊपर सुप्रिया सुले जी का क्या बयान है? एक तो सुप्रिया सुले का अधिकार ही नहीं है बोलने का, मैं पार्टी में हूँ, सो पार्टी की लाइन ही जो मैं कहती हूँ, और मैं सांसद हूँ पार्टी को, तो जिम्मेदारी से ही बोलना पड़ेगा। तो ये हमारी पार्टी की भी लाइन है, और हमने बहुत बार पार्लियामेंट में, संसद में बोल चुकी हूँ कि जातीय जनगणना की मांग हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और आज अगर आरएसएस ने भी कहा है तो मैं तहे दिल से उसका स्वागत करती हूँ। दूसरी बात है कि कंगना रनावत जो देश में चर्चा है, जो सांसद नहीं थी भी थी तभी भी उनकी चर्चा होती थी, अब सांसद है तभी भी चर्चा है, आने वाली फिल्म है उसके ऊपर अब कोर्ट ने उनको रोक लगाई है। वहाँ कहा है कि सिख लोगों का वहाँ पे कुछ अपमान है, तो उस पर रोक लगाई है। तो किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं उनसे मिली थी ज़रूर संसद में, उसके बाद ना बात हुई है ना मेरे पढ़ने में कुछ आया है, तो मुझे नहीं पता उसके बारे में। बुलडोज़र तो सुना होगा, देश में काफ़ी सारी जगहों पर बुलडोज़र चला है। इस बुलडोज़र को लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है, उन पर कहा है कि इस प्रकार का बुलडोज़र ऐसे नहीं चल सकता, इसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात होती है? और आपको भी मालूम है यूपी में कितना बुलडोज़र चलता है। नहीं है तो लोगों ने भी बुलडोज़र चला दिया ना उनके ऊपर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बुलडोज़र, ये देश संविधान से चलता है, अदृश्य शक्ति की मनमानी से नहीं चलता। इसीलिए हम सब जब कहते हैं कि इनको संविधान बदलना है, क्योंकि एक सशक्त लोकतंत्र में संविधान ही मायने रखता है, और हम सब ने जब जब काम किया है तो वो संविधान को भगवान की जगह रख के ही हमने काम किया है। तो हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि जो संविधान में है उस तरह से ही राज और देश चलेगा, किसी अदृश्य शक्ति के मन से नहीं चलेगा ये देश। बुलडोज़र बाबा को जो ब्रेक लगा है वो आने वाले दिनों में सभी जगह पे ब्रेक लग सकता है, आपको लगता है? क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं, इस देश संविधान से चलता है, किसी बुलडोज़र बाबा के से नहीं चलता है, क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोग ही मायने रखते हैं, कोई एक आदमी नहीं तय कर सकता सबके लिए। कांग्रेस की नेता है सीमा रॉजबेल जॉन,
उन्होंने कहा है कि राजनीति में भी महिला सुरक्षित नहीं, खास करके उनके पार्टी में। और इस बयान का भाजपा है वो कई सारे राजनीतिक बयान दे रहा है कि बोला कांग्रेस की ये असलियत है, यही होता है कांग्रेस में। तो क्या आपको लगता है इस प्रकार का जो बयान आया है उन्होंने इंटरव्यू में दिया है, क्या ये सही है? ये मुझे पता नहीं, जब मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन मैं इनको, इस महिला को मैं नहीं जानती। ज़रूर उनसे पूछ के क्या हुआ मैं आपको कल जवाब ज़रूर दे दूंगी। कहा है कि राजनीति में महिला असुरक्षित है, जिस पर राजनीति में नहीं, हर जगह में, और महाराष्ट्र में तो सुरक्षित है ही। आप देख रहे बदलापुर में 3 साल की बच्ची नहीं रही, क्योंकि वर्दी का जो डर होना चाहिए वो महाराष्ट्र में रहा ही नहीं। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के आप डेटा अगर देखें केंद्र सरकार का, उसमें महिलाओं सुरक्षित महाराष्ट्र में नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सॉरी, एनडीए की सरकार का डेटा वही कहता है। सांसद सुप्रिया सुले एक महिला है, काफ़ी सालों से, कई दशकों से वो काम करती आ रही है। राजनीति में कितनी सुरक्षित है महिला, इसके ऊपर मुझे समाज तो वही है ना, राजनेता कहीं और तो नहीं आया है, समाज होता है। और अगर किसी के भी समाज, कोई के समाज में किसी प्रोफेशन में गलत काम हो तो गलत है, वो गलत ही है। उसके लिए कोई पार्टी या ऐसे नहीं कह सकते हम, कोई भी पार्टी में अगर हो तो उसकी सीनियर लीडरशिप ने उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और लीडरशिप पे भी निर्भर पड़ता है कि क्या एक्शन लीडरशिप उस पे ले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद सुप्रिया सुले। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष वो कहाँ के भी हो, वहाँ पे जिस प्रकार का बर्ताव होता है उसको लेकर कई सारी आलोचनाएं होती रहती है, और आने वाले दिनों में महिलाओं के अत्याचारों के ऊपर क्या क्या अब बयान आते हैं ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।